संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान स्वागत करती हूँ आपका वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर विश्व के लोगों की आवाज उठाई जाती है, क्योंकि जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। और वॉइस ऑफ मानवता के साथ आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं भगवान दास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और हम जो इस प्रोग्राम में बात नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। जी सर, तो हम संविधान के ऊपर चर्चा करते हुए आ रहे हैं और संविधान की हमने बहुत सारी पहलुओं को समझ कर बहुत सारी उसके बिंदुओं को छुआ है, बिंदुओं के बारे में बहुत विस्तृत चर्चाएं हमने की है और उनके बारे में संवैधानिक प्रावधान के साथ साथ हमने हमारे समाज में उनकी क्या स्थिति है उन चीजों को भी हमने जाना। तो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार। और साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमारी इसी कड़ी में इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जिस प्रकार हमने पिछले एपिसोड में जो किया था उसके आगे की चर्चा हम करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने जो भी हमारी राज्य की कार्यपालिका होती है, जिसमें राज्यपाल होते हैं, साथ में मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, महाधिवक्ता, इन सारी जो भी बॉडीज है इनके बारे में हमने चर्चाएं की थी। तो आज इनको जोड़कर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सर, हम ये समझ सकते हैं कि एक राज्य में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होती है। तो बहुत बार कंट्रोवर्सियां चलती है और बहुत बार समन्वय नहीं हो पाता है, चीजों में अलग अलग पक्ष रखे जाते हैं और विवाद उत्पन्न होते हैं। तो हम अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं कि शासन व्यवस्था अच्छे से कार्य करे, तभी अर्थव्यवस्था, तभी जो समाज है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसमें समन्वय के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष रखूंगी, उसके बाद आप अपने विचार भी उसमें जोड़ के या और भी अगर आप कोई आइडिया आपके अंदर हो तो वो रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अगर संविधान में सभी के लिए अलग अलग प्रावधान होते हैं कि मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, राज्यपाल के क्या कर्तव्य हैं, तो अगर वो उनकी संवैधानिक सीमा में रहकर कार्य करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि विवाद नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि संविधान में जो भी बात लिखी गई है वो एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए और जो भी कोऑर्डिनेशन से काम किस प्रकार किया जाता है उसके ऊपर चर्चा है और हम इस पर बिंदु आगे जोड़ेंगे। तो आप अपने विचार आप रखिए इस पर कि क्या समन्वय के पक्ष हो सकते हैं जिसके द्वारा कार्य जो है संचालित जो होता है वो सफल तरीके से हो सके और विकास की दिशा में देश आगे बढ़े। सर भगवान दास जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको और बड़े भाई मेघराज साहब को और वॉइस ऑफ मानवता के सभी दर्शकों को, संपूर्ण देशवासियों को, विश्ववासियों को हमारे आगामी सुबह महामानव तथागत बौद्ध पूर्णिमा है, उसके लिए मैं कोट कोट बधाई देता हूं और सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को, आपके चैनल को, दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ जो आपके मेघराज साहब का जो परिश्रम है कि ये हमारे विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा को और संवैधानिक कार्यक्रमों को इस तरीके से करते रहते हैं, उसके लिए भी मैं आपको और मेघराज साहब को बधाई देता हूं। अब बात आती है आपके प्रश्न की, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मंत्रिमंडल का किस तरीके से एक गठजोड़ होना चाहिए, यही है आपका क्वेश्चन? जी सर जी। तो उसके लिए एक जैसे चैन होती है, जो सांकर होती है, जंजीर होती है, जंजीर की एक कड़ी से दूसरे कड़ी में होती है, इसी तरह से एक जंजीर है। अगर तालमेल रहेगा तो देश का, प्रदेश का विकास अच्छे से हो पाएगा।
और तालमेल नहीं होगा, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे, तो विकास नहीं होगा। दूसरी बात, जी राज्यपाल को ये अधिकार भी होता है कि कोई सरकार, क्योंकि राज्यपाल के बगैर कोई भी शासनादेश जारी नहीं हो सकता, कोई भी आ, विकास का कार्य धन जैसे नहीं लिया जा सकता, चाहे वो नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या नगर निगम हो। इनके लिए जो धन का आवंटन किया जाता है वो राज्यपाल की सहमति से ही होता है। हालांकि जब मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री का एक अपना अधिकार हो जाता है, वो स्वयं करते हैं और सारे बिल जो है उनके द्वारा पास होने लगते हैं, लेकिन अनुमोदन राज्यपाल का होना अति आवश्यक होता है। इसके बाद राज्यपाल को यह अधिकार भी होता है कि यदि कोई भी मुख्यमंत्री देश हित में, प्रदेश हित में या केंद्र सरकार के अधीनस्थ होकर के कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा केंद्र को और राष्ट्रपति को भी भेजी जाती है। और राज्यपाल यदि इसके बाद विसंगत परिस्थितियां हैं और अगर कोई टांग खींचने के वो हो रही है, तालमेल नहीं हो बैठ रहा है, तो यहां तक कि राज्यपाल को तो विधानसभा, लोकसभा या विधानमंडल, विधान परिषद, इनको सदनों को बर्खास्त करने का भी पावर राज्यपाल को होता है। तो जब इतने सब कुछ होने के बावजूद अगर कोई तालमेल नहीं होता तो राज्यपाल जो है इसके बाद भी अगर बहुत बड़े देश हित में या देश के हित में कोई कार्य नहीं करना चाह रहे हैं ये सरकार, क्योंकि एक और यहाँ संदेह है, हमारे दर्शकों को भी इसे एक संदेह रहेगा, सरकार, शासन और शासक ये अलग अलग होते हैं। शासक अलग होता है, शासन अलग होता है। तो शासक जो है, शासक वो सरकार जो जिसको जो है बहुमत मिल जाता वो शासक है। शासन जो है, शासन जो राजकीय कर्मचारी हैं, जैसे सचिव हैं, राज्यपाल हैं, और जो तीसरी कड़ी जो सचिव की आती है, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो सारे के सारे अधिकारी राज्यपाल के ही अधीन होते हैं, चाहे यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, या जो प्रमुख सचिव हैं, उप सचिव हैं, ये सारे के सारे जो है सरकार इनके अधीन, इनकी ही सलाहों मशवरों पे काम करेगी, सरकार इनसे नहीं हट सकती है। यदि इनसे तालमेल बैठाल के सरकार नहीं चल रही है या किसी तरह से देश हित में कार्य नहीं कर रही है तो उसकी रिपोर्ट जो है एक प्रतिनिधित्व करने वाला राज्यपाल जो है वो शासन को, राष्ट्रपति को और केंद्र सरकार को भी भेजता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर बहुत विसंगत परिस्थितियां हैं तो फिर शासनादेश वो क्या नाम राष्ट्रपति शासन लगवाने की भी मांग कर सकता है और सरकार को बर्खास्त भी करने का पावर राज्यपाल को होता है। जी। जैसे अभी आपने बहुत सारी चर्चाएं इसमें की और ये भी बताया कि किस प्रकार से अगर समन्वय नहीं होगा तो कैसे वो आगे कार्य को क्रियान्वयन कैसे करेंगे। तो ये बात है, हमने जैसे कि संविधान वाली बात को भी इसमें जोड़ा था। और भी कुछ चीजें हो सकती है अगर ये मिलकर संवाद स्थापित करे, क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब विवादों का समाधान संवाद के द्वारा हो सकता है। तो अगर हम देखें कि जिन भी संस्थाओं में या जिन भी बॉडीज के अंदर विवाद उत्पन्न हो रहा है तो हम बैठकों के माध्यम से या संवाद के माध्यम से भी उसका एक तरीके से सॉल्यूशन की अपेक्षा कर सकते हैं। और एक और इसमें जोड़ना चाहेंगे हम कि अगर किसी के पास विवेकाधिकार है, कि वो उसकी पावर है कि वो उसकी मर्जी से मतलब जैसे हम देखते हैं कि राज्यपाल अगर बहुमत नहीं होता है तो वे उनके हिसाब से जिसको भी लगता है विवेकाधिकार के आधार पर बहुमत के ना होने पर सरकार को वो बना सकते, गठन करते हैं।
तो बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां होती है। तो अगर इनका प्रयोग वो फिर भी सहमति से करे, क्योंकि अगर अकेला व्यक्ति अगर कुछ भी निर्णय लेगा तो हो सकता है कि उसका अपोज ज्यादा हो। तो एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा ये है कि पारदर्शिता अगर उनके निर्णयों में होगी तो जनता को भी सब पता होगा। और दूसरे, अगर राज्यपाल ने कोई निर्णय लिया है उसका कारण बताएंगे अगर वो, तो मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, ये भी उस चीज को समझेंगे। और अगर पारदर्शिता है तो किसी गलत चीज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सार्वजनिक रूप से कोई भी इंसान गलत चीज को सपोर्ट कैसे करेगा। तो हो सकता है कि हमारे सही सही फैसले लिए जाएं। तो अभी हमने जिस प्रकार से आपने भी बहुत सारी विस्तृत चर्चा इसके ऊपर की है, तो हमने कार्यपालिका की पूरी प्रणाली को समझा अभी, और उसके बाद में हमने कोऑर्डिनेशन को देखा कि किस प्रकार से ये जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं मिलकर मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे विधायिका की। जैसे राज्य में कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, तो हमने कार्यपालिका के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की, अब विधायिका के ऊपर करेंगे। तो विधायिका में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक हमारे राज्यपाल जो कि कार्यपालिका के अंग थे, वो राज्यपाल हमारी विधायिका के भी अंग होते हैं। और राज्यपाल के अलावा विधानमंडल होता है, और विधानमंडल में 2 सदन हो जाते हैं, कभी विधानसभा, विधान परिषद। ये विधान परिषद जो होता है कुछ राज्यों में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपसे हम थोड़ा ये जानेंगे कि सर, जो विधानमंडल होता है राज्य का, उनके क्या कार्य होते हैं और किस प्रकार से वो संचालित होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी आप समीक्षा करें ताकि हम आगे इसको और समझ पाए। जी सर। देखिए, विधान मंडल है, उसके विधानसभा, उसके कार्य तो संवैधानिक तरीके से वो भी जो है राज्यपाल के अधीन होता है, और विधानसभा अध्यक्ष के भी अधीन होता है। विधानसभा एक अध्यक्ष होता है, उसके भी अधीन होता है। इसके बाद उसके कार्य जो है, कार्य सबसे पहले तो उसकी जो नियुक्तियां हैं, उसके लिए जो चुनाव की प्रोफार्मा है उसको जो भरना है, और उसमें एक आयु का सबसे बड़ा योगदान होता है उसमें कि आयु 25 होना चाहिए, और विधान परिषद के लिए 35 तक होती है, 30 होती है, वैसे तो 30 होती है, लेकिन उसमें जो है 25 से 30 होना चाहिए। विधान परिषद का यदि वो फॉर्म करना है तो आपको 30 वर्ष आयु की आवश्यकता है, और अगर विधान सभा का है तो वो 25 होना चाहिए रेगुलर। अब बात आती है संवैधानिक तरीके से जो विसंगतियां हैं, तालमेल है। तालमेल आपको, चाहे वो विधायक हो, मंत्रिमंडल हो, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो विधायक होता है वही मंत्री बनेगा, और वो मुख्यमंत्री की ही वो अनुमोदन पे कहने पर राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति करता है। तो उसका ये बाकी देश हित में जो कार्य है, प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है, प्रदेश सारा तालमेल वो एक साथ बैठ करके सारे लोगों के साथ, मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा के जितने भी सदस्य चुन के जाते हैं उनके साथ बैठ करके तालमेल बैठाना पड़ता। यहाँ तक कि चाहे वो विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, लेकिन तालमेल की आवश्यकता सभी को पड़ती है। यदि तालमेल जहां नहीं बैठता है वहां मात्र विवाद के अलावा कोई जो है जैसे विकास कहेंगे, कोई विकास कार्य करने में सक्षम नहीं होता वो व्यक्ति, और वो सरकार जो है बराबर निष्पक्ष विफलता की तरफ जाती है, कोई फल स्वरूप कार्य नहीं कर सकती है। इसीलिए जो है उसमें जो है तालमेल की आवश्यकता है, और विधायक के कार्य तो देश हित में और सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जनता के न्याय अधिकार, हक अधिकारों की जो है संवैधानिक तरीके से ध्यान में रख करके विकासशील होना चाहिए। जी जी। तो जो हमारा विधानमंडल है, 2 सदन हमने अभी उनके ऊपर चर्चा की थी कि विधानसभा और विधान परिषद। तो सबसे पहले विधानमंडल के ही कार्य देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, उस पर भी हम अभी आएंगे। और जैसे आपने तालमेल वाली बात कही, वो लोकतंत्र में एक पिलर की तरह उसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र में इस प्रकार तालमेल नहीं बिठाया जाएगा तो एक तरीके से अराजकता की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि जब सभी व्यक्तियों के अलग अलग विचार है और हम एक मंच पर उनको लाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि अगर किसी के विचार, किसी का निर्णय आपको पसंद ना भी है तब भी आपको मानने होंगे अगर वो बहुमत में है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जंगल राज जैसी। तो ये हमने तालमेल वाली बात आपकी समझी।
अब विधानमंडल के कार्य जैसे हम बोल रहे थे, तो वो कानून बनाने का उनका एक रहता है, मतलब कानून ही विधायिका मेन बनाती है और उन कानूनों को लागू करने का, जैसे हमने पिछली बार कार्यपालिका की चर्चा की थी, तो वो उनको लागू करते हैं। तो यहाँ उन्होंने कानून बनाया, उसके अलावा वो बजट पारित करते हैं। और ये जो कार्यपालिका होती है जिसकी हमने चर्चा की, उस पर एक प्रकार से नियंत्रण या थोड़ा बहुत उस पर निगरानी रखने का कार्य जो होता है, ये विधायिका करती है, यानी कि हमारा विधानमंडल। तो सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, मतलब कि आज के समय में जो विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल कार्य कर रहे हैं, क्या वो इन चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं? क्या जो कार्यपालिका है वो ज्यादा शक्तिशाली हो गई है या नहीं? क्योंकि हम देखते हैं कि विधायक की जो वैल्यू है वो उतनी नहीं होती है जितनी कि मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की होती है। और इन्हीं विधायकों को, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को थोड़ा नियंत्रित करना होता है, इनके निर्णयों की समीक्षा करनी होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? और अगर आपकी जो भी राय हो उसके पक्ष भी आप बताएं कि ऐसा आप क्यों सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान दास जी आपके विचार लूंगी, और एक और मेहमान भी हमारे साथ हाजी मोहम्मद जी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर के विचार लेने के बाद आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान दास जी, बोलिए। नहीं, सबसे पहले ये जो आपने सवाल रखा, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, और इस सवाल का समावेदन होना बहुत अति आवश्यक होता है कि जो विधायक चुन के जाता है, जनप्रतिनिधि है, जिसे आम जनता के हक अधिकार की, लोकतंत्र की, मान सम्मान के, लोगों के ध्यान रख के लोगों और शासन प्रशासन से कार्य कराना पड़ता है, कराने के लिए प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां कुछ उलट है। मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि पूरे देश में कोई सर, वो इसमें आ रही है आपकी। भगवान दास जी, भगवान दास जी, आपकी आवाज नहीं शायद नेटवर्क इशू होगा। मैं हाजी मोहम्मद जी, आपसे इस प्रश्न के संबंध में आपके विचार चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं, जो आज की हमारे, हम अभी राज्यों के लेवल पर बात कर रहे हैं, तो राज्य में जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, तो विधायिका का एक कार्य ये भी होता है कि जो राज्य की कार्यपालिका है, जो मंत्री परिषद, मंत्री और मंत्रीगण है, उनके ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखने का कार्य वो करते हैं, ताकि वहां पर संवाद होता है और उन चीजों को जानने समझने की कोशिश की जाती है, और अगर कोई गलत निर्णय हो तो उनके द्वारा समीक्षा करके उसका उस पर डिबेट हो सकती है। तो आप उस नियंत्रण के बारे में क्या कहेंगे कि आज के राज्यों में ऐसा हो पा रहा है या केवल कार्यपालिका की शक्ति ज्यादा स्थापित हो चुकी है? हाजी मोहम्मद जी। देखिए, आज के समय में जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे हट करके सारा शासन चल रहा है, प्रशासन। क्योंकि आज जिसकी सत्ता है उसके पास अगर 403 में 203 विधायक या 202 विधायक उसके पास हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। अब सरकार में जिसको ऊपर से थोप दिया जाता है, मुख्यमंत्री, विधायकों की कहने के लिए है कि विधायकों ने उनको चुना, लेकिन ऊपर से जो डायरेक्शन होता है पार्टी का, जिस भी पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के डायरेक्शन के अनुसार मुख्यमंत्री का नियुक्त कर दिया जाता है। अब वो मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल विस्तार करता है। आज हालत वर्तमान में यह है कि जिन मंत्रालयों की स्थिति यह है कि जो मंत्री अपने विभाग में भी नियुक्तियां और किसी को निष्कासित करने के लिए अधिकार नहीं लिए बैठा है, सब मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं। अगर उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं उसके बावजूद मंत्रिमंडल में बैठे हुए मंत्रियों की हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री या पार्टी की लाइन से हटकर कोई बात कर ले। आज आप देख रही हैं, चाहे वो केंद्र की बैठी सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, किस तरह के असंवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर किसी के विरुद्ध कह दिया, कहा यहाँ हमारे यहाँ अभी वक्फ बिल के ताल्लुक से बात आई, सरकार वक्फ एक्ट बना रही है, उस पर कुछ लोगों ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए काली पट्टी बाजू में बांधकर प्रदर्शन की बात की, तो उनके खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए गए, उनको
2-2, 4-4 लाख, 5-5 लाख के मुचलके भरने के लिए नोटिस भेज दिए गए। तो अब जो है वर्तमान में किसी की कोई मंत्री की हैसियत नहीं रही कि मंत्रिमंडल से पारित किया हुआ कोई भी कानून, हाँ, मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार या केंद्रीय कमेटी की इच्छा के अनुसार अगर कोई बात आप कर रहे हैं तब तो उसको रखने का अधिकार है, वरना कहने के लिए संविधान में अधिकार कुछ है लेकिन काम कुछ हो रहा है। आप देख रही पूरा देश असंवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है, एक खास मानसिकता को लेके चलाया जा रहा है। ये तो कहिए कि 240 पर आकर इनका रुक गया, वरना भारत के संविधान को ही बदलने की बात थी। इन्हें स्वीकार ही नहीं है कि एक दलित के द्वारा बनाया गया संविधान भारत पे लागू हो। वो तो भारत में उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं जिसमें मनुष्य को मनुष्य का दास बना के रखा गया हो, जिसमें एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की पूजा कराई जा रही है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का पूरे वर्णन हो। आज उस व्यवस्था को भारत के अंदर लागू करने के लिए कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि आरएसएस ने अपने वजूद के वक्त कहा था कि हम 100 साल के अंदर भारत को हिंदू राज्य बनाएंगे। 2025 में उनके 100 साल पूरे हुए, लेकिन अब वो चूंकि पर्याप्त उनके पास सदस्य नहीं है, इसलिए संविधान जो है सुरक्षित हो गया। दूसरे देश के दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों ने पूरी तरह से इस पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन आप ये देखें कि संविधान का वो संगठन जो जिसे निर्वाचन आयोग कहते हैं, उसने क्या संवैधानिक तरीके से चुनाव करने हैं? उसने संविधान की सारी बातों को उठा के ताक पर रखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ले लीजिए कि किस तरह से जबरन लोगों से पैसा वसूला गया और चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट भी उसके आगे नतमस्तक हो गया, उसने ये माना कि यह अवैध तरीके से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश से ही ये सारा राजफाश हुआ, लेकिन उसके बाद किया किसी ने कुछ नहीं। तो ये देश को अगर बाबा साहब के संविधान से वाकफिन चलाना है तो इस देश पे बाबा साहब से अकीदत और मोहब्बत रखने वालों की सत्ता होनी चाहिए। जब तक कि वो सत्ता में नहीं आएंगे, देश में सही रूप से संविधान लागू नहीं होगा। लिहाजा संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चलाने वाले जो हाथ हैं, जब वही गिलादत और गंदगी में डूबे हुए हैं तो संविधान क्या कर लेगा? संविधान में तो सारे अधिकार दिए हैं, हर व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन क्या आज प्राप्त है? आज हिंदुस्तान में उस व्यवस्था के खिलाफ जो बाबा साहब ने दी थी, एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये चीजें मंत्रिमंडल क्या देख नहीं रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल असहाय है, क्योंकि मुख्यमंत्री की मानसिकता और पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन जिस रास्ते पर है, उस रास्ते पे देश को चलाया जाए। तो जैसे जो चर्चा का बिंदु हमने छेड़ा था, उस पर अगर हम आपकी विचार को समझने का प्रयास करें तो हम ये समझ सकते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है और उसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान है, आप ऐसा सोचते हैं कि वो लागू ठीक से नहीं हो पाते हैं। एक चीज ये देखी, और जहाँ पार्टी ये होते हैं तो मतलब बहुत बार कुछ चीजें रह जाती है जो कि समाज के लिए आवश्यक है। तो अभी हमने इस मुद्दे पर तो विचार किया। अब सर, विधानमंडल में जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि संविधान में दो तरह के विधानमंडल में दो अंग हम देख सकते हैं। अगर किसी राज्य में दो संस्था है तो एक विधानसभा हो सकती है, एक विधान परिषद हो सकती है। तो आज के समय में केवल 6 राज्य हैं जिसमें कि विधान परिषद है। हमें कुछ ही राज्य देखते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, बिहार, मतलब ऐसे कुछ स्टेट है। तो पहले तो हमें थोड़ा बहुत इनका अंतर समझना होगा। तो कुछ बिंदु जो जनता समझ पाए, जैसे कि एक दो अंतर तो ऐसे हो सकते हैं कि ये हमारा जो विधानसभा होती है उसको हम लोकसभा के साथ कंपेयर कर सकते हैं अगर हम केंद्र के लेवल पर देखें, और विधान परिषद को हम राज्यसभा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो विधानसभा में जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते विधायक ऐसे होते हैं, और विधान परिषद में जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और उनमें कोई नामित भी किए जाते हैं। तो और भी कुछ अंतर मैं आपसे जानना चाहूंगी ताकि जनता विधान परिषद और विधानसभा के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। तो हाजी मोहम्मद जी, आप अपनी बात रखिए, और मैं आशा करूंगी कि भगवान दास जी, अगर आप ठीक से जुड़ पा रहे हो तो अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले ताकि चर्चा आपके साथ भी की जा सके। बोलिए सर। हाजी मोहम्मद। देखिए, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन जो है वो अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी सांसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के
उस उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंधन कर सकेगी। यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्यता संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। खंड का 1 में विधि जी एक में विनिर्देशित किया कि विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अति विशिष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक अनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सके जिन्हें सांसद आवश्यक समझें। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए मोहम्मद जी, हम थोड़े से आसान भाषा में बताने का प्रयास करते हैं जिससे जनता समझ पाए, क्योंकि जो किताबी जो भाषा होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और समझने में थोड़ी सी आसान नहीं होती है। तो थोड़ा सा बस केवल उसमें समझने के बाद आपके उसके ऊपर विचार लेंगे। तो पहली बात, हमने राज्यसभा से हमने हमारी विधान परिषद को कंपेयर किया और लोकसभा से विधानसभा को कंपेयर किया। अभी हम देखते हैं विधानसभा तो हर कहीं पर होती है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायक उसमें होते हैं। उसके अलावा ये जो हमारी विधानसभा होती है ये स्थायी होती है क्योंकि इसमें जो 5 साल के लिए जो चुने जाते हैं और 25 वर्ष की जो आयु हमने उनके ऊपर अभी चर्चा की थी उतनी उनकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो विधान परिषद होती है उसमें जो सदस्य होते हैं उनको, जैसे कि हमारे स्थानीय निकाय हैं, जो भी स्नातक कर लिया, ग्रेजुएट्स जो होते हैं, और जो शिक्षक गण होते हैं माध्यमिक शिक्षा में मतलब पढ़ाने वाले, मतलब ऐसे कुछ जो लोग जो थोड़े से पढ़े लिखे हो और वैज्ञानिकता रखते हो, तो उनके द्वारा उनका चयन किया जाता है विधान परिषद में। तो इनकी जो एज लिमिट होती है वो 30 साल तक की होती है और 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 2-2 साल के अल्टरनेट पर वो हटते जाते हैं। तो ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि जनता हमारी अब समझ गई होगी इसको। तो अब मुद्दा आपसे जो हम राय जो जानना चाहेंगे आपकी वो आता है कि क्या ये आज के समय में विधान परिषद प्रासंगिक भी है, क्योंकि बहुत बार इनके प्रासंगिकता पर जी जो प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया जाता है कि इन्हें होना चाहिए या नहीं। तो कुछ पक्ष विपक्ष जरूर होंगे, इसीलिए किसी राज्य में है किसी राज्य में नहीं। तो प्रासंगिकता पर मेरा सवाल, पहले भगवान दास जी आपके इस पर विचार। भगवान दास जी, क्या जो आज विधान परिषद है हमारे राज्यों में वो आज के समय पे प्रासंगिक है, क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, अपने विचार सर भगवान दास जी। नहीं, हम जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, मैं नहीं समझ सका कि आपकी तरफ से या मेरे फोन का नेटवर्क डिस्टर्ब है, तो आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आई। क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपका? जो हमारे राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद होती है, तो विधानसभा तो हर राज्यों में है, लेकिन जो विधान परिषद होती है वो कुछ ही राज्यों में है और कंपलसरी भी नहीं है। आपको हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर, आ रही है आपको आवाज? नहीं आ रही है। देखिए मुझे लगता है पूरे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है जी। तो आपको आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। 6 विधान परिषद हैं और विधान परिषद का जो मतदाता होता है, मुझे मेरे संज्ञान से वो जो है स्नातक होता है, जो ग्रेजुएशन होता है वही जो है विधान परिषद को का सदस्य चुनता है। और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा क्षेत्र होता है। पता चलता 3-3 मंडल भी उसके में आ जाते हैं। तो उसका जो है कार्य यहाँ तक कि उसकी जो कार्य शैली है उसमें आयु का जो है वो तो मैंने बता ही दिया था, लगभग 30 साल है। भगवान दास जी, और 1 मिनट, और जो है कार्य काल उसका सवाल हमारा ये है कि वो जो आज विधान परिषद है वो प्रासंगिक है या नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जितने भी राज्य है क्या सभी में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं, विधान परिषद अपना कार्य
कर पाती है या नहीं, क्या रिलेवेंट है या नहीं, महत्व है या नहीं विधान परिषद का, उस पर नहीं, सवाल है। मुझे नहीं लगता कि वो अपना कार्य कर पाती है, या उनका कोई, क्योंकि सत्ता वाले जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष से जो चुन के जाते हैं, वो तो हो सकता है वो कुछ करते भी हों, लेकिन आम जनता की नजर में, आम जनमानस की नजर में उनको कोई बजट नहीं दिया जाता, मेरे आम जनता की नजर में, और ना ही उनका कोई योगदान समझ में आता। अब बाकी कहें तो ऐसे तो जिला अध्यक्ष को भी डीएम को दबाव में ले लेता है, या मतलब जो दबंग लोग होते हैं वो भी दबाव में लेकर के कार्य कराते हैं। बाकी न्याय संगत में या कानूनी हकतकार से देखा जाए तो विधान परिषद का हर राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, और उसमें जिससे एजुकेशन पे, विशेष तौर से शिक्षा पे, क्योंकि वो शिक्षित लोग चुनते हैं, तो शिक्षा पे उनका विशेष योगदान होना चाहिए, जो हमें लगता नहीं होता है। जी जी, धन्यवाद भगवान दास जी। अब यही इसी मुद्दे पर हाजी मोहम्मद जी, आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि विधान परिषद हर राज्य में होनी चाहिए या नहीं, और उनका क्या रिलेवेंस है? देखिए, जिन 6 बड़े राज्यों के अंदर विधान परिषद है और उसकी जो कार्यशैली है, उसमें देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो सरकार, एक तो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, दूसरे एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जिसके ग्रेजुएट्स के जरिए चुने जाते हैं, कुछ सरकार द्वारा नामिनेट किए जाते हैं कि जो जा करके अब विधानसभा में पास बिलों को, उसकी कानूनी वैधता और उसको देखने के लिए विधान परिषद में हमारे उस बिल को भेज दिया जाता है। वहां उस पर गहनता के साथ डिस्कशन होता है, उस पर जो है चर्चा होती है, उस पर कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाता है, फिर वहां से पास बिल जो है वो राज्यपाल को भेजा जाता है, और फिर राज्यपाल उस पर अपनी स्टैंप लगाता है। अब जहां तक के रह गया, इनकी निधि वगैरह इनको भी मिलती है, ये 6 साल के लिए होते हैं, और इनकी निधि का मामला ये है कि ये किसी विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं होती है, बल्कि ये किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं, और 6 वर्षों तक इनको निधि मिलती है। तो हमें ये देखना है कि किन राज्यों में विधान सभा के साथ विधान परिषद दोनों का कार्य आवश्यक है। ये वहां की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमें सरकार से मांग तो करनी चाहिए कि जैसे कुछ राज्य जो है केंद्र शासित राज्य होते हैंगे, वहां पर केंद्र का दखल, सुरक्षा व्यवस्था में उनका दखल रहता है, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में कई जगह उनका अधिकार क्षेत्र होता है। तो देखिए, बाबा साहब ने जिस संविधान को दिया था, उस संविधान में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि सारी बागडोर जनता के हाथ में रहे, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के जरिए कोई भी भारत के नागरिकों के उत्थान के लिए अगर नियम कानून बनाए जाएं या नियमों कानून को लागू किया जाए, तो उसका फायदा लाइन में लगे उस आखिरी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। और इसी में उन्होंने, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों की और विभिन्न आस्थाओं के लोग रहते हैं, तो उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का भी वर्णन कर दिया, और उस धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की जिम्मेदारी विधानसभा विधान परिषदों की भी होती है कि अगर किसी स्टेट के अंदर वहां के नागरिकों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं, क्या उनके विपरीत तो कार्य नहीं हो रहा। आज जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत वक्फ बिल बोर्ड के ऊपर हमला करके मुसलमानों की मजहबी आजादी पे हमला किया, जो आर्टिकल 25-26 से विपरीत जाता है, और ये बात हर वो व्यक्ति जो संविधान पर आस्था रखता है इस देश का, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की हैसियत से नहीं, बल्कि उसने इस बिल की मुखालफत की और वक्फ बोर्ड की हिमायत की। अभी आपने देखा कि पूरे देश के अंदर ब्लैकआउट 15 मिनट का किया गया था फैसला बोर्ड की जानिब से, पूरे देश में उसमें तमाम संविधान पे आस्था रखने वाले तमाम हमारे बिरादरान वतन ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, बौद्धिस्टों ने और कुछ सेकुलर हिंदुओं ने
बत्तियां बंद करके ये संदेश दिया कि हम सब पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और समर्थन में है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में जिस तरह से वो परिवर्तित करके कि मुसलमानों की मस्जिद की कमेटी में, मुसलमानों की कब्रिस्तान की कमेटी में, मुसलमानों के मदरसे की कमेटी में गैर मुस्लिमों का भी इंटरफेरेंस हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप जिनको आप हिंदू कह के अपना अंग मानते हो वोट लेने के लिए, उनको किसी मंदिर का सदस्य नहीं बनने देते हो, उनको किसी मंदिर में पूजा के लिए एंट्री नहीं देते हो, मंदिर के उद्घाटन में आप अपने देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाते हो, और ये सारा काम संविधान के विपरीत कर रहे हो। और इस पर जो है सदनों के नहीं अंदर भैया, चर्चा होनी। जी भैया जी हमारे बोलिए। राष्ट्रपति को सीढ़ियों मंदिरों के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, सीढ़ियों पे पूजा कराई जाती है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इसलिए है कि बाबा साहब के संविधान को संचालित करने वाले हाथ गलत हैं। जिन लोगों को भारत के संविधान के बिल्कुल अनुसार देश बिल्कुल को बिल्कुल। चलाना चाहिए, वो लोग जो शासन प्रशासन में बैठे हैं वो एक खास मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने भारत को संविधान से जी हटकर अपनी आस्था के अनुसार चलाने का निर्णय लिया। ये है जी। जैसे थोड़ा सा मुद्दे से हम थोड़ा अलग भी चर्चा की, लेकिन आपने उसके संदर्भ में आपके विचार रखे, क्योंकि हम केवल उसी पर चर्चा करके वो एक तरीके से फिर से किताबी ज्ञान को दोहराना हो जाएगा जो कक्षाओं में चलता है। तो आपके जो विचार है वो आपने रखे, इसके लिए भी वो सही है, आप रख रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा विधान परिषद की बात कर रहे थे कि उनका क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक चीज तो ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि किसी राज्य में आवश्यकता हो, किसी राज्य में आवश्यकता ना हो, क्योंकि स्थिति के हिसाब से और उसकी जनसंख्या और साथ में उसके यहाँ पर कितना क्षेत्र वो कवर करता है उसके हिसाब से भी फर्क पड़ता है। जी, लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ पक्ष विपक्ष इसके देख सकते हैं। जैसे पक्ष में बात ये कही जाती है कि जैसे आपने कहा कि स्नातक के द्वारा उनको चुना जाता है और कुछ शिक्षक भी उन्हें चुनते हैं। तो ये सब चीजें होती है, तो कुछ न कुछ वैज्ञानिकता उसमें आती है, क्योंकि हम विधानसभा में देखते हैं तो ऐसा कोई बाध्यकारिता नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही आएंगे, या उसमें ऐसी कोई भी बस केवल लोकप्रियता होनी चाहिए, उनको वोट मिलने चाहिए। और एक साथ में एक और प्लस पॉइंट उसका ये भी है कि वहां पर एक और पुनर्विचार का मंच मिलता है, क्योंकि एक बार अगर विधानसभा ने कोई बिल पारित कर दिया, डायरेक्टली अगर वो राज्यपाल के पास गया और पास हो गया, तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो या कुछ गलत भी निर्णय ले लिया हो, लेकिन अगर उसकी पुनर्समीक्षा होगी तो यहाँ पर फायदा ये होगा कि कुछ गलत चीजें रुक जाएगी, और क्योंकि हम रीचेक हो जाएगा वो, तो रीचेक से जो गलतियां हैं उसकी छटनी हो सकेगी, और साथ में राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहेगी, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता इस प्रकार से कि वहां पर एक और विचार विमर्श होंगे, और तो इस प्रकार से अराजकता की स्थिति नहीं बनेगी। तो ये हमने उसके प्लस पॉइंट देख लिए, लेकिन अगर केवल उसके सारे बिंदु प्लस में ही होते तो हर राज्य उसको अपनाता, लेकिन उसके जो माइनस वाले बिंदु है या नकारात्मक पॉइंट्स है वो ज्यादा खतरनाक है। एक तो ये होता है कि विलंब होता है, और वैसे भी हमारे देश में बहुत सारी चीजें कानून को लागू होने में, न्याय मिलने में बहुत ज्यादा देर होती है। हम आशा करते हैं कि 10 दिन तक काम हो जाए, अगर कुछ होना है तो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार बहुत ज्यादा देर होती है। तो ये भी एक देरी करने वाला मंच के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसकी मतलब निंदा भी की जाती है। और इसमें राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाती है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा में सीट नहीं मिली तो उसको इधर से कुछ पद दे देंगे ताकि वो शांत रहे, और खर्च होता है अतिरिक्त। तो इसी प्रकार के अगर आप कुछ इसके सकारात्मक नकारात्मक बिंदु बताना चाहें तो दोनों अपनी बातें रख सकते हैं। सबसे पहले हाजी मोहम्मद जी, अगर आप इसके बारे में कुछ और अपने बिंदु रखना चाहें तो रख दीजिए, फिर भगवान दास जी का। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी जी। और किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। तो जी, इस बिना पर भी कई राज्यों में विधान परिषदों का को नहीं रखा गया है, बड़े राज्यों में इसीलिए ज्यादातर है। तो अब इसमें
जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी कानून हमारे देश में जनता के हित के लिए बन रहा है तो उसको दो सदनों में जा करके उस पर चर्चा होने से उसकी वैधता मजबूत हो जाती है और उस पर ये देश के जनता का विश्वास बढ़ जाता है कि ये हमारे उन लोगों ने भी इस पर डिस्कशन किया है जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जिन्हें पार्टियों के टिकट से सदन में जनता द्वारा चुन के नहीं भेजा जाता, बल्कि उनको चुनने की प्रक्रिया में उन लोगों का योगदान होता है जो बुद्धिमान और जो, देखिए किसी भी समाज में तीन कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी वो होती है जो कानून साज होते हैं, जो कानून बनाने वाले होते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो उस बनाए हुए कानून की प्रशंसा और आलोचना करने की क्षमता रखते हैं, इतना ज्ञान रखते हैं। तीसरा वो होता है मॉब, जो उन कानूनों पर अमल करता है। तो इसी प्रकार से हमारे देश की जनता के लिए कौन कानून बेहतर और उचित है, उसको हम जब विधानसभा से पास करके विधान परिषद में भेजते हैं तो वहां उसकी गहन अध्ययन होती है और संविधान के एक एक बिंदु के ऊपर उसमें डिस्कशन होता है और उस पर संविधान के ज्ञान रखने वाले लोग ही अधिकतर होते हैं। वहां कोई ऐसा नहीं है कि अंगूठा टेक आदमी जो है वो वहां चुन के भेज दिया गया। तो ये एक हमारी जो बाबा साहब ने जो संविधान में जो रखी रहेगी कानून व्यवस्था, इस व्यवस्था से देश को, देशवासियों को लाभ मिलता है। और ये जिस प्रकार से हमारा देश चलना चाहिए, अगर बाबा साहब के संविधान के अनुसार ये देश चले तो यकीनन ये देश विश्व गुरु भी बनेगा। अल्फाजों में, नारों में नहीं, प्रैक्टिकल में होगा, क्योंकि दुनिया का वाहिद मुल्क ऐसा है जहाँ विभिन्न धर्म के लोग अपनी आस्थाओं के अनुसार स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करने और तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किए गए हैं। ये हमारा खूबसूरत संविधान है जो बाबा साहब ने बनाया। जी जी। अब इसी मुद्दे पर भगवान दास जी, आप क्या सोचते हैं? संक्षिप्त में अपनी बात रखें ताकि एक और चर्चा का बिंदु हम निकाल सके। देखो, सच्चाई तो ये है कि यहाँ सबसे बड़ा अगर सदन कोई है, सबसे बड़ा कोई सदन है तो वो विधान परिषद का ही है। सबसे छोटा सदन विधानसभा के अंदर कोई होता है तो वो विधानसभा का होता है। जो राज्य में होता है सदन, वो सबसे छोटा सदन होता है तो विधानसभा का होता है, और सबसे बड़ा सदन विधान परिषद का होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारे जो काजी जी साहब बता रहे थे, बड़े भाई, उन्होंने भी जो कहा कि हमारा देश जो है संविधान से चलता, और इनमें बाबा साहब ने जो इन पदों की नियुक्तियां की हैं, इस तरीके से निर्वाचित व्यक्तियों की वो की है कि शिक्षित भी रहेंगे तो संविधान को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, शोषित वंचित समाज की आवाज बनते रहेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, लोकतंत्र की रक्षा होगी और संविधान को ठीक से चलाने का कार्य होगा। बाकी हो उलट रहा है, हो टोटल उलट रहा है, क्योंकि ना तो जो जितने लोग शिक्षित भी हैं वो भी संविधान को नहीं पहचानना चाह रहे हैं, वो मनुस्मृति, और वर्तमान जो सरकार की सोच है वो मनुस्मृति की ओर है कि हम किसी तरह से मनुस्मृति को लागू करके और दबे कुचले व्यक्ति को गरीब बना दें और बड़े को अमीर बना दें। अब ये बहुत सारी डिस्कशन हमने की और आपके विचार भी आपने रखे, मौलिक विचार भी होते हैं बहुत सारे आपके, तो वो भी आप इस चैनल के माध्यम से रखते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ये होती है कि सदस्यों की कुछ अर्हताएं होती है, एलिजिबिलिटीज होती है कि अगर ये वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी वो उसके अंदर चुनाव में भी वो भाग तभी ले सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि उनकी 25 साल की एज होनी चाहिए, मतलब विधानसभा की बात हम मेजरली कर रहे हैं, तो 25 साल की उनकी एज होगी और वो भारतीय नागरिक होंगे, और अगर कोई कानून संसद ने बनाया है उसके अधीन अगर वो फिट बैठते हैं तब वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनकी अर्हता से संबंधित बातें हो गई। और ऐसे ही कुछ निर्हताएं भी होती है कि अगर ये बातें उनमें होगी तो वो नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने कोई लाभ का पद ले रखा है, और यहाँ हमको पता है कि जो मंत्री का पद होता है उसको लाभ का पद नहीं मानते हैं, तो अगर कोई लाभ का पद उन्होंने अन्य ले रखा है तो वो नहीं कर सकते हैं इसकी सदस्यता, विधानमंडल की सदस्यता के लिए अप्लाई। और भी कुछ, अगर वो दिवालिया है, मतलब विकृत चित है,
दिवालिया का मतलब तो होता है कि दिवालियापन उनका, यानी कि वित्तीय स्रोत हाँ, उनके सही से कार्य। सरकारी धन को जो है, हाँ हाँ, जी, तो ऐसी कुछ बातें हमारे संविधान में मेंशन है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, दोनों के विचार, कि आपको क्या लगता है कि क्या अर्हताएं होनी चाहिए। ये तो है हमारे संविधान में कि भारत का नागरिक हो, 25 साल का हो, लेकिन और अगर कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस हो, किसी भी रूप में आप उसको बोल सकते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए। और एक निर्भरताएं भी हो कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा सीवियर ऑफेंस किया है, या फिर उसने कोई भी अपराध किया है, वो कह सकते हैं कि किस सीमा तक आप उसको ले जाना चाहें, तो उसको निर्हता दी जाए वहां पर, यानी कि वो नहीं कर पाए। तो आप जो भी इन पर विचार रखते हैं, मतलब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों भी, आई थिंक आप मेरा प्रश्न समझ गए होंगे। तो पहले मैं हाजी मोहम्मद जी आपसे चाहूंगी कि संक्षिप्त में आप सटीक रूप से इस प्रश्न के ऊपर विचार करें, फिर हम भगवान दास जी के पास जी। जी, बोलिए। हमारे जो सदस्यगण हैं उनकी क्वालिफिकेशन का जो आपने मुद्दा उठाया है, एक्चुअल में क्योंकि संविधान ने दो तरह के चुनाव होते हैं। एक तो होता है जनता द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर सदन में जी। पहुंचने वाले, दूसरे उन चुने हुए निर्वाचित सदस्यों द्वारा लोग चुन करके भेजे जाते हैं दूसरे सदन में। तो दो प्रकार की हैं। अब इसको अगर प्रतिबंधित करना पड़े, या ये इसमें अनिवार्यता कर दी जाए कि नहीं साहब इसमें जो है थोड़ी क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत से क्षेत्रों में अभी हमने शिक्षा के कार्य को पूर्ण रूप से नहीं किया है। जो संविधान में जी। बाबा साहब ने कहा था कि 14 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को भारत में शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन तो कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन आज भारत के अंदर प्राइमरी एजुकेशन हम पूरे भारत के उन 14 वर्ष से कम बच्चों को देने में असमर्थ रहे। और पूरे देश में भी दो प्रकार की शिक्षा चल रही है। एक शिक्षा है वो जिन बच्चों के ऊपर 15 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह जो है खर्च करने वाली शिक्षा दी जा रही है, जिनको शिक्षा माफियाओं ने अपने शिक्षा केंद्र खोल करके सिर्फ कमाई का जरिया बना रखा है, और उन्हीं शिक्षा संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करके लोग आईएएस आईपीएस और कंपटीशन में जाके दाखिल हो रहे हैं। दूसरी शिक्षा उन गरीब बच्चों को दी जा रही है जिनके जिनके हाथ में मिट्टी का कटोरा पकड़ाया जा रहा है, जिन्हें बचपन से एक मानसिकता विशेष दी जा रही है कि तुम बेटा भिखारी पैदा हुए, मांग के खाना तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें। तो ये जो हमारे देश के अंदर दो तरह की शिक्षा नीति है, जिसके कारण हमारा देश आज भी इस कानून को लाने में असमर्थ है कि साहब सदन में शिक्षित ही लोग पहुंचे। समझिए आप, एक रीजन ये है बहुत बड़ा। दूसरी चीज है कि हमारे समाज के उत्थान के लिए ये सदन बनाए गए थे कि समाज के द्वारा चुने प्रतिनिधि इस देश को चलाने की, यहाँ कोई राजे महाराजे और किसी क्या कहते हैं नामित किए हुए व्यक्ति को देश की सत्ता नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा एक व्यवस्था जो इसको लोकतंत्र कहते हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा जनता के चुने गए प्रतिनिधियों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार सदन में बैठ करके नियमों और कानूनों को बनवाएं, ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके, उस समाज का विकास हो सके। इसी के लिए रिजर्वेशन रखा गया था कि लोगों को रिजर्वेशन द्वारा जिनका हजारों साल से गुलाम बनाकर जिनका शोषण किया गया, उस समाज के उत्थान के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था रखी गई। और उस रिजर्वेशन को आज तक के सेकुलर सियासी जमातों की सत्ता के दौर में भी उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। उन स्थानों पर आप देखिए कितने कलेक्टर हमने उस समाज से बनाए जिनको रिजर्वेशन दिया गया, हमने कितने डीएम और कितने एसएसपी और कितने आईजी, कितने डीआईजी, कितने हमने मेडिकल ऑफिसर, कितने हमने जनता को डीलिंग करने वाले मेयर और वो बनाकर, क्या हमने उस संविधान की उस मूल भाषा को समझने का प्रयत्न किया? नहीं किया, हमने उसको लागू ही नहीं होने दिया। एक बड़े सुनियोजित तरीके से वो लोग सत्ता के आसन पर बैठे रहे जिन लोगों को उस वर्ण व्यवस्था, देखिए ये तो
बीजेपी के दौर इक़्तिदार में तो इतने हुआ कि सनातन धर्म पर कुछ टिप्पणियां भी होने लगी, वरना कांग्रेस ने तो बड़े शातिराना तरीके से इस देश के अंदर, जो पहले की कांग्रेस थी, वर्तमान कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेहरू के जमाने में, इंदिरा के जमाने में कांग्रेस थी, उसने बड़े सुनियोजित तरीके से इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था को लागू किया और अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ी जातियों के और आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया, लेकिन बड़े शातिराना तरीके से उसको गाया नहीं। बीजेपी ने आकर के एक, क्योंकि इनको ये था कि मैं हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, तो हिंदू राष्ट्र में उसी वर्ण व्यवस्था को लागू कर लेंगे। ये उस जोम में इन्होंने वो किया है कि चौराहे पे लाकर सनातन धर्म की फजीयत करवा। जी हाँ जी मोहम्मद जी, आपने आपके विचार रखे। भगवान दास जी, हम आपसे भी इसी प्रश्न पर आएंगे और आशा करेंगे कि इस प्रश्न की सटीकता से आप जवाब दें, क्योंकि बहुत बार हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं और प्रश्न कहीं छूट जाता है। तो संक्षिप्तता के साथ अपनी बात रखें, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है। तो क्या अर्हताएं और क्या निर्हताएं आपको लगती है कि विधायक जो होते हैं उनके लिए होनी चाहिए, ताकि शासन व्यवस्था में अच्छे लोग आए और अच्छा कार्य करें? बिल्कुल सर बोलिए। बिल्कुल, देखो सच्चाई तो यह है कि वाकई में निष्पक्ष और कानून से, संविधान से चलने, संविधान को मानने वाले ही व्यक्तियों की लोकसभा और विधान परिषद में और विधानसभा में जाने का वो होना चाहिए योगदान। उनकी रही बात योग्यता, योग्यता तो कोई बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, दो प्रकार की योग्यता होती है। एक होता है सामाजिक ज्ञान, एक होता है किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान किताबों के पन्ने में बंद होकर के वो वहीं तक सीमित रहता है, उन्हें समाज का कोई ज्ञान नहीं रहता। जैसे कि एक उदाहरण, अगर थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त मांगूंगा, तो उदाहरण हम देना चाह रहे हैं। उदाहरण में जैसे एक सज्जन के यहाँ कोई कार्यक्रम था, तो उनके यहाँ 4 लड़के थे और वो 4 लड़के, वो खाना पीना बन के तैयार हो गया, तो किसी तरह से वहां उनकी बतौर जो खाना बनने वाला घर होता है, मकान होता है, उसी जगह कहीं से बिल्ली मर गई। जब बिल्ली मर गई तो उनके लड़का बहुत पढ़े लिखे थे, उस व्यक्ति ने, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो सामाजिक ज्ञान रखता था, तो उसने सोचा कि अगर हम मरी हुई बिल्ली घर से बाहर निकालेंगे तो लोग देखेंगे और खाना के प्रति अनिच्छा हो जाएगी, कोई खाना नहीं खाएगा। तो उसने लिया एक बर्तन से उसको ढक के रख दिया बिल्ली को। जब बिल्ली को ढक के रख दिया तो जैसे ही सुबह उसको याद भूल गई, उसने नहीं निकाल पाई जल्दी से। लड़कों ने साफ सफाई की, देखा, अरे बोले हमारे पिताजी बिल्ली मार के रख लेते जब जो है भोजन करवाते आदमियों को। इसके बाद कुछ दिन बाद वो व्यक्ति खत्म हो गए तो त्रयोदशी का कार्यक्रम रखा गया। हालांकि ये त्रयोदशी जो है पाखंड है, हम नहीं मानते, लेकिन त्रयोदशी का वो भोज रखा गया। तो अब भोजन तो तैयार हो गया, लेकिन भोजन करवाने नहीं जा रहे हैं। जब बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, अरे बेटा भोजन तैयार हो गया तो कम से कम भोजन करवाओ लोगों को। अरे बोले भोजन ऐसे कैसे करवाएं, हमारे पिताजी जो है बिल्ली मार के रख लेते, अब बिल्ली तो मिल जाए तो लोग बिल्ली मारने के चक्कर में वो चारों लड़का उनके डंडा धरे कन्हन पे, IAS PCS जरूरत है, लेकिन डंडा कन्हन पे धरे, बिल्ली ढूंढत रहे। तो इस तरीके से ये हो गया किताबी ज्ञान। सामाजिक ज्ञान तो ये है कि उन्होंने किसी मजबूरी के कारण वो बिल्ली ढांक कर दी थी। अब बात आती है सदस्यों की। तो सदस्यों का एक नियम होता है कि इन सदस्यों को ये सदस्य जो है किसी भी तरह से किसी भी बड़े अपराध में, बड़े अपराध से मतलब है किसी दमंगी से भूमि माफिया नहीं होना चाहिए, ये जो है बलात्कारी नहीं होना चाहिए, ये जो है 302 के वो नहीं होना चाहिए, अपहरण का मुकदमा नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भ्रष्टाचारी घोटालेबाज नहीं होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, इसके बाद ये दल बदलू भी नहीं होना चाहिए। ये संविधान में आता है इसका उल्लेख कि अगर जो दल बदलू लोग हैं तो दल बदलू लोगों को आयोग घोषित करके और इनकी विधान परिषद की या विधानसभा की या उसकी लोकसभा सदस्य की जो है सदस्यता भी छीनी जा सकती है, ऐसा नियम है संविधान में।
साहब आपका भी धन्यवाद स्पेशल। भगवान दास जी आपका भी स्पेशल धन्यवाद, आप दोनों जुड़े हमारे साथ में। और आने वाले वक्त में फिर हम नए एपिसोड में शुरुआत करेंगे, तो आज के लिए इतना ही समाप्त करें। तो आप दोनों का स्पेशल धन्यवाद। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.